स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, बीते 10 जनवरी को चाइना के न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर चेन गांग ने अपने पहले फॉरेन ट्रिप के लिए बांग्लादेश की कैपिटल ढाका को चुना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है। दरअसल ट्रेडिशनली चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर्स अक्सर अपनी पहली फॉरेन ट्रिप के लिए अफ्रीकन कंट्री में ही विजिट करते थे। यही कारण है बांग्लादेश की इस एक्सेप्शनल ट्रिप को डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक अनप्रेसिडेंटेड मूव की तरह देखा जा रहा है। वैसे तो ये कोई ऑफिशियल स्टेट विजिट नहीं थी, लेकिन फिर भी चेन बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल कलाम अब्दुल मोमिन से मिले। और ये सब ठीक उसी वक्त हो रहा था जब इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द CPC सेंट्रल कमिटी के डिप्टी हेड चेन ज़ोउ भी अपने डेलीगेशन के साथ 3 दिनों की बांग्लादेश विजिट पर थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूं अचानक बांग्लादेश में तेज हुई चाइनीज डिप्लोमेटिक मूवमेंट के पीछे कारण क्या है। दोस्तों, बांग्लादेश में चाइनीज टॉप ऑफिशियल्स का ये प्रेजेंस एक ऐसे समय में देखा जा रहा है जब साउथ एशिया के इस देश में US डिप्लोमेटिक एक्टिविटी भी इंटेंसिफाई होती नजर आ रही है। दरअसल बीते 7 जनवरी को व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साउथ एशियन डायरेक्टर इलीन लोबाशर अपनी 4 दिन की यात्रा पर ढाका आए थे, यानी 9 जनवरी को चेन गांग के आने से ठीक 2 दिन पहले। इसी दौरान वो भी मोमिन से मिले। साथ ही इसी दरमियान US साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने भी बांग्लादेश के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग को कंक्लूड किया था। बांग्लादेश में हो रहे इस डिप्लोमेटिक चहल पहल से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया का ये पड़ोसी मुल्क USA और चाइना के जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का लेटेस्ट फोकल पॉइंट बन चुका है। अमेरिका और चाइना का ये लेटेस्ट कॉन्टेस्ट स्पेसिफिकली बांग्लादेश के इर्द गिर्द फैले बे ऑफ बंगाल के एक्सिस और ग्रेटर इंडो पैसिफिक रीजन में अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को प्रोजेक्ट करने को लेकर है। हम जानते हैं कि किस तरह इकोनॉमिक एक्सपेंशन, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू चाइना अपना टेरिटोरियल और मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के रास्ते पूरे साउथ एशिया में एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के तौर पर बेल्ट एंड रोड जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए वो ऑलरेडी बांग्लादेश को एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बना चुका है। दूसरी ओर चाइना के खिलाफ एशिया में एक काउंटरवेट स्टैब्लिश करने के लिए US कोऑर्डिनेटेड डिफेंस डायलॉग यानी क्वाड जैसे इनिशिएटिव को लीड कर रहा है, जहां US सिक्योरिटी टाइज और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करते हुए इंडो पैसिफिक नेशंस का एक एंटी चाइना कोएलिशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश में लगा हुआ है। US चाइना के इसी जियोपॉलिटिकल टसल ने बांग्लादेश को इन दिनों सुपर पावर्स की जियोपॉलिटिकल रेवलरी का लेटेस्ट सेंटर बना दिया है। लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के साइक्लोन में फंसा ये देश इस वक्त खुद अपनी लोकल पॉलिटिक्स की समस्याओं से जूझ रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ अनसर्टेन होता नजर आ रहा है, जिसका एक मेजर रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। इस वॉर के चलते ग्लोबली फूड और एनर्जी प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट बांग्लादेशी इकोनॉमी पर भी सीवियरली देखा जा रहा है। पिछले महीने ही बांग्लादेश को IMF से $4.5 बिलियन की लोन रिक्वेस्ट करनी पड़ी है। साथ ही वॉर के चलते हाई हुई ऑयल प्राइसेस ने भी बांग्लादेश के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को श्रिंक कर दिया है। यही नहीं, US और यूरोप में स्लोडाउन के चलते बांग्लादेशी गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी सफर कर रही है। ऐसे में बढ़ते पब्लिक डिस्कॉन्टेंट और प्रोटेस्ट के बीच अमेरिका और चाइना जैसे नेशंस बांग्लादेश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। और बांग्लादेश इस वक्त टग ऑफ वॉर की उस रोप की तरह हो गया है जिसका एक सिरा अमेरिका तो दूसरा सिरा चाइना के हाथ में है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई सच में इस कंपटीशन को जीतता हुआ नजर आ रहा है तो वो है इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के इस ड्रामा में इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस को शो करते हुए USA और चाइना को एक दूसरे के खिलाफ उलझाते हुए अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर रहा है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम बांग्लादेश पर इंडिया के इसी इन्फ्लुएंस की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने रिसोर्सेस को बिना ड्रेन किए इंडिया इस जियोपॉलिटिकल बैटल का टॉप प्लेयर बनकर उभरा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को UPSC की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से
200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। सीसैट की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 7 फरवरी इवनिंग 7 PM से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ईयर 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू करने वाले बांग्लादेश ने अपने कई साल इंडियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही निकाले हैं जहां दोनों देश मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस पर एक साथ ही खड़े नजर आए। खासकर पिछले 15 सालों से अवामी लीग की लीडरशिप में रहे बांग्लादेश को इंडिया ने अपने की साउथ एशियन पार्टनर के तौर पर डेवलप किया है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश ने भी इंडियन डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम किया है। उदाहरण के तौर पर इंडिया की सबसे पहली डिमांड नॉर्थ ईस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट को अपरूट करना थी जिसे पूरा करने के लिए बांग्लादेश ने कोऑपरेटिव अप्रोच लेते हुए सूटेबल मेजर्स उठाए जहां बांग्लादेश ने न सिर्फ इंडिया का सर्वेलेंस रडार होस्ट किया बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इंडियन मेनलैंड को कनेक्ट करने के लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी प्रोवाइड किया। यही नहीं, बांग्लादेश के इंस्टीट्यूशंस में इंडियंस द्वारा टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस होल्ड करने के चलते इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस भी बन गया है। इंडिया पर बांग्लादेश का ओवर रिलायंस और इस डायनेमिक से इंडिया को मिलते जियोपॉलिटिकल गेन सबसे ज्यादा बांग्लादेश के पावर सेक्टर में देखे जा सकते हैं। बांग्लादेश की करंट रूलिंग पार्टी यानी अवामी लीग ने कई इनिशिएटिव्स के थ्रू बांग्लादेश के क्रोनिक पावर शॉर्टेज प्रॉब्लम को ओवरकम करने में सक्सेसफुल पाई है। जिसका एक मेजर एग्जांपल है रशियन कंपनी रोस्टम द्वारा बनाया गया $12 बिलियन का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को 90% रशिया ने फंड किया है लेकिन इसके टेक्निकल डिटेल्स को ओवरसी करने के लिए इंडिया को अनपैरेलल्ड एक्सेस दिया गया है। इस एक्सेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडिया अब बांग्लादेश के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के किसी भी पोटेंशियल प्लान्स पर नजर रख पाएगा और अगर कोई भी न्यूक्लियर थ्रेट उभरता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ सुटेबल मेजर्स समय से लिए जा सकेंगे। यानी आज चाहे इकोनॉमी हो या सिक्योरिटी, बांग्लादेश के साथ इंडिया की पार्टनरशिप उसके नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक सेंट्रल एस्पेक्ट बन चुकी है। आइए इन सेक्टर्स पर हम डिटेल में एक नजर डालते हैं। दोस्तों अगर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो साउथ एशिया में बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले कुछ सालों में इन दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड सिग्निफिकेंट रेट से इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से मिले डेटा के मुताबिक साउथ एशिया देशों को भेजे गए टोटल इंडियन एक्सपोर्ट का 83% बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को गया था और इन एक्सपोर्ट से 35% एक्सपोर्ट्स खुद बांग्लादेश को भेजा गया था। इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक मार्च 2017 में खत्म हुए फिस्कल ईयर में बांग्लादेश के लिए इंडियन एक्सपोर्ट्स $6.8 बिलियन के रहे थे और इसी समय बांग्लादेश के साथ हुआ बायलैटरल ट्रेड 9.9% से इंक्रीज होते हुए $7.4 बिलियन तक पहुंच गया था। एनर्जी के मामले में इंडिया करेंटली 660 मेगावाट से भी ज्यादा पावर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा है और इस एनर्जी कोऑपरेशन ने इंडियन पब्लिक सेक्टर को एक नया मार्केट प्रोवाइड किया है। दरअसल करेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और पेट्रोनेट LNG लिमिटेड जैसे इंडियन पब्लिक एंटिटीज बांग्लादेशी ग्रुप्स के साथ इस वास्ट एनर्जी सेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही इंडिया का ये ईस्टर्न नेबर इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी एक टॉप डेस्टिनेशन बन चुका है। एक एस्टिमेट के अनुसार बांग्लादेश में काम कर रहे इंडियन नेशनल्स लगभग $4 बिलियन का रेमिटेंस इंडिया भेज चुके हैं, जो इंडिया को बांग्लादेश का 5th लार्जेस्ट रेमिटेंस डेस्टिनेशन बनाता है। इसके अलावा बांग्लादेश की नई अपर मिडिल क्लास पॉपुलेशन इंडिया के टूरिज्म सेक्टर में भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बनकर उभरी है। हर साल ढाका में स्थित इंडियन हाई कमिश्नर 2 मिलियन से भी ज्यादा वीजा इशू करता है, जो इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं। इंडिया के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक सितंबर 2017 के दौरान इंडिया के फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स यानी FTAs में 20.65% का हाईएस्ट शेयर बांग्लादेश का ही था। लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी में भी इंडिया और बांग्लादेश नए माइलस्टोन्स हासिल कर रहे हैं।
दोस्तों बांग्लादेश इंडिया बायलैटरल टाइज में सिक्योरिटी कोऑपरेशन एक मेजर फीचर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने जियोग्राफिकली डिसएडवांटेज्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए इंडिया बांग्लादेश में क्लोज एंटिटी पार्टनर देखता है। ढाका भी इस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में तत्पर रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया, बांग्लादेश ने न सिर्फ मेजर इंडियन इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कड़े कदम उठाए, बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे एरियाज में भी इंडिया के साथ एक क्लोज कोऑपरेशन मेंटेन किया है। एडिशनली बांग्लादेश अब इंडिया के साथ एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में भी शामिल होने जा रहा है, जिसे जनवरी 2013 में साइन किया गया था, ताकि दोनों मुल्कों में म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ सके। एडिशनली बांग्लादेश अब इंडिया के साथ एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में भी शामिल है, जिसे जनवरी 2013 में साइन किया गया था, ताकि दोनों देशों में म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ सके। जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, साउथ एशिया में इंडिया और बांग्लादेश ने अब तक सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स उठाए हैं। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि साउथ एशिया रीजन को दुनिया के लीस्ट कनेक्टेड रीजन्स में से एक माना जाता है। बांग्लादेश ने इंडिया को ट्रांजिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की है, इससे इंडिया बांग्लादेश के थ्रू अपने गुड्स नॉर्थ ईस्ट तक इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। रोड्स और रेलवेज के इस इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी के चलते इन दोनों के बीच बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ा है। हाल ही में ढाका ने दिल्ली को उसके चिटेगोंग और मोंगला सी पोर्ट्स को यूज करने की इजाजत दी है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की इकोनॉमी के लिए एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को डेवलप करने के बावजूद इंडिया को बांग्लादेश में दूसरे पावर से भी कंपीट करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं वो ऐसा कैसे कर रहा है। दोस्तों इंडिया के कंपैरिजन में चाइना बांग्लादेश में एक नया प्लेयर है, जिसने 2013 में अपने BRI को इंट्रोड्यूस करने के बाद बांग्लादेश में सीरियस इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन बांग्लादेश में सिग्निफिकेंट इनरोड्स हासिल करने के बाद भी उसका ओवरऑल इन्फ्लुएंस काफी लिमिटेड रहा है। मैसिव ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बावजूद चाइना के पास वो पावर नहीं है जो बांग्लादेश के पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस कर सके। हालांकि इस लिमिटेड एडवांटेज को भी इंडिया एक चैलेंज की तरह देखता है, और इस वक्त बांग्लादेश में चाइना को काउंटर करने में इंडिया के सामने दो मेजर हर्डल्स हैं। एक हर्डल है उसकी इकोनॉमी और रिसोर्स कंस्ट्रेंटनेस, और दूसरा हर्डल है वहां बढ़ता एंटी इंडिया सेंटिमेंट। लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी एक ऐसा उपाय ढूंढ लिया है जिससे वो अपने जियोपॉलिटिकल गेन्स को सिक्योर करते हुए बांग्लादेश में चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है। दरअसल अब यूएसए और चाइना के अलावा जापान और रशिया जैसे प्लेयर्स भी बांग्लादेश को कंट्रोल करने के गेम में शामिल हो गए हैं। जहां जापान चाइना के खिलाफ इंडिया का एक स्टेडी पार्टनर है, वहीं रशिया बांग्लादेश में यूएस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में लगा हुआ है, और इनके बीच इंडिया अपने पोजीशन को स्मार्टली स्टैब्लिश कर रहा है। इसका एक सबूत रशिया यूएस कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है, जहां यूएस सैंक्शंस के प्रेशर में आकर बांग्लादेश ने अपने वाटर्स में रशियन वेसल्स की एंट्री को रोक दिया था। लेकिन इंडिया ने इन्हीं सैंक्शंस को इग्नोर करते हुए इसी शिप को अपने पोर्ट में एंट्री दे दी थी। वैसे भी इंडिया अपने लॉन्ग डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में रशिया के साथ फ्रेंडली टाइज मेंटेन करता हुआ आया है, और आज चाइना के असर्टिवनेस के खिलाफ वेस्ट के साथ अपने पार्टनरशिप को नर्चर करते हुए भी इंडिया रशिया के साथ अपने कॉर्डियल टाइज को सिक्योर कर पाया है। इनफैक्ट वो अपने इन टाइज को कई सेक्टर्स में मजबूत कर रहा है, खासकर एनर्जी सेक्टर में, जिसका एक क्रूशियल बेस है बांग्लादेश। इंडिया करेंटली ओवरलैंड रूट के थ्रू रशिया से न्यूक्लियर पावर प्लांट मटेरियल बांग्लादेश पहुंचाने में मदद कर रहा है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा करके इंडिया अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल नेबर के तौर पर एस्टैब्लिश करना चाहता है। यही नहीं, पावर इंडस्ट्री में इंडिया यूएसए, चाइना और जापान जैसे पावर्स को भी आउट प्रॉफिट कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले इलेक्शंस में अवामी लीग की विक्ट्री को इंश्योर करने के लिए बांग्लादेश ने इंडिया के एक जाने माने इंडस्ट्रियल ग्रुप को ओवरपे किया है, जहां ढाका ने इस ग्रुप को क्विक रेंटल डील्स भी ऑफर करी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस सेक्टर में चाइना का डोमिनेंस इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न रहा है। लेकिन चाइनीज एंट्री के पहले ये सेक्टर मेनली जापानीज कंपनीज द्वारा ही कंट्रोल था। ऐसे में अपने रिसोर्सेज और टेक्निकल नॉलेज की कमी की वजह से इंडिया जापानीज रिसोर्सेज के थ्रू बांग्लादेश में चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस को काउंटर कर रहा है। अब सोनादिया के डीप सी पोर्ट को ही ले लीजिए। बांग्लादेश हमेशा से एक डीप सी पोर्ट डेवलप करना चाहता था, और चाइना ने बड़ी मेहनत की कि वो सोनादिया की डील को कैप्चर कर ले। लेकिन न्यू दिल्ली के दबाव में आकर ढाका को इस डील से इनकार करना पड़ा। लगभग एक दशक बाद बांग्लादेश ने बिग बी यानी द बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट में जापानीज इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया। बिग बी एक इनिशिएटिव है जिसे ढाका चिटेगोंग
कॉक्स बाजार बेल्ट एरिया और उसके बियॉन्ड इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शामिल हैं। जापान आज माताबाड़ी में एक डीप सी पोर्ट बना रहा है और कई अम्ब्रेला प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है, जैसे कोल पावर प्लांट्स और क्रॉस बॉर्डर रोड डेवलपमेंट, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं। नेचुरली बे ऑफ बंगाल रीजन में जापान का यह प्रेजेंस चाइना के खिलाफ एक डायरेक्ट चैलेंज है। ये रोड कनेक्टिविटी इंडिया के लिए स्पेशली क्रिटिकल है, क्योंकि चाइना के साथ किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया मेनलैंड से अपने फोर्सेस नॉर्थ ईस्ट में फास्टर मोबिलाइज कर पाएगा। इनफैक्ट वो बांग्लादेश को कई सालों से इस कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए प्रेशराइज कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते बांग्लादेश इस मामले में डिले करता रहा। अब जापान इसी रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को बिग बी के अंडर डेवलप कर रहा है और इंडिया इसी जापानीज इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स गेन कर रहा है। लेकिन एनर्जी, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी एक ऐसा एरिया है जहां इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने टाइज को सिक्योर कर पाया है। दोस्तों, बांग्लादेश पोल्स के पहले ही इंडिया के लिए एक मेजर विक्ट्री ये रही है कि वो वहां के पॉलिटिकल डिस्कोर्स और डोमेस्टिक टर्मोइल से अपने आप को दूर रख पाया है। बांग्लादेश की करंट रूलिंग पार्टी अवामी लीग पिछले 15 सालों से सत्ता पे है, लेकिन ऑपोजिशन से इल्जाम लगाती आई है कि वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस के थ्रू पावर में आई थी, जहां आज कई वेस्टर्न कंट्रीज अवामी लीग पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो आने वाले पोल्स को फ्रीली और फेयरली कंडक्ट करे। लेकिन इंडिया इस प्रेशर ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इनफैक्ट इंडिया अवामी लीग को इस एक्सटर्नल प्रेशर से बचाने की कोशिश भी कर रहा है। वैसे तो इंडिया बांग्लादेश पोल्स में जीतने वाली किसी भी पार्टी के साथ अपने टाइज को बरकरार रखेगा, लेकिन अगर अवामी लीग हार जाती है तो इंडिया के लिए कुछ चीजें उतनी आसान नहीं रह जाएंगी। जिस तरह अवामी लीग गवर्नमेंट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश करने में मदद करती है, वैसी मदद की उम्मीद खालिदा जिया से नहीं की जा रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जनवरी 2024 में होने वाले बांग्लादेशी जनरल इलेक्शंस में अगर अवामी लीग सत्ता में आती है तो दोनों देशों के लिए अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना ज्यादा आसान होगा। दोस्तों, इंडो बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशनशिप आज एक क्रिटिकल मोड पे आ चुका है, जहां जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सिचुएशन और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तेजी से बदल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में इन दोनों नेबर्स का एंगेजमेंट इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के अलावा नए एवेन्यूज को भी एक्सप्लोर करना चाहेगा। वैसे भी इंडिया और बांग्लादेश अपने बीच कई आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करने में सक्सेसफुल रहे हैं। इनफैक्ट सबसे कंटेंशियस इशू तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी को लेकर उम्मीद है कि इसे भी जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। इंडिया को सिर्फ यही चाहिए कि वो बांग्लादेश के इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन और सपोर्ट करते हुए अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बूस्ट कर सके। और इसी थॉट के साथ दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस इंडियाज डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग गेम इन बांग्लादेश। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।